हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। आइए हम फिर से क्लास 6 की हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 6 अध्याय 6 चैप्टर 6। और इस चैप्टर 6 में जो हम अध्ययन करेंगे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में। ठीक है, हम इसमें अध्ययन करेंगे कि राज्य क्या होता था, राजा कैसे होते थे और राज्य कैसे बनता था, राजा कैसे बनते थे और एक पुराना गणराज्य कैसे हुआ करता था। तो ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो टीचर के लिए हो, चाहे अन्य डिफेंस के लिए हो, किसी भी कंपटीशन के लिए जो होती है बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, आप जो है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल हम लोगों ने अध्ययन किया था क्या बताती हैं कब्र, और आज हम इसमें देखें कुछ लोग शासक कैसे बने होंगे। लगभग 50 वर्ष से हम शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। हम लोग जो है 50 सालों से हम देख रहे हैं कि राजा का चुनाव या शासकों का चुनाव या सरकार की चुनाव जो होती है, गवर्नमेंट की जो हम चुनाव करते हैं वह किस माध्यम से करते हैं, तो हम करते हैं चुनाव वोटिंग करके। ठीक है, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे जब चुनाव नहीं होता होगा, जब वोटिंग नहीं होती होगी, तो उस समय राजा या शासक कैसे बनते होंगे, राजा और प्रजा के बीच संबंध कैसे रहते होंगे, इन सब की चीज़ों के बारे में क्या करना है, हमको अध्ययन करना है। देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि हमने अध्याय 5 जो था, हमने ये देखा था कि राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो राजा हुआ करते थे, राजा का बेटा राजा नहीं हुआ करता था। ठीक है, लोग जो थे राजा का चुनाव करते थे, लेकिन राजा जब मर जाता था तो उसका बेटा, ऐसा नहीं था कि उसका बेटा जो है क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं थी। वही कह रहे कि हम लोगों ने क्या अध्ययन किया था कि संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। 3000 साल पहले जो था राजा बनने की प्रक्रिया जो थी वो क्या हुआ, उसमें परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया, कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब क्या होता था, उस समय जिसके पास धन हुआ करता था, जिसके पास ताकत हुआ करता था, जिसके पास संपत्ति हुआ करती होगी, वह बड़े बड़े क्या करते थे, यज्ञ किया करते थे। और वह यज्ञ करने के बाद जो थे लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करते होंगे, लोगों के माइंड को वाश करते होंगे और लोगों के माइंड में यह दिखलाने की कोशिश करते होंगे कि हम क्या है, ताकतवर हैं, और उस तरह से क्या बन जाते होंगे, राजा बनने की योग्य रखते होंगे। उसी क्रम में आते हैं अश्वमेध यज्ञ। एक ऐसा आयोजन था, अश्वमेध यज्ञ क्या था, ऐसा आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ, देखिए इसका नाम दिया था अश्वमेध यज्ञ, मतलब अश्व मतलब घोड़ा होता है। अब क्या होता था कि राजा जो था वह अपना घोड़ा को छोड़ देता था, और घोड़े को छोड़ दिया जाता था, इस प्रकार से छोड़ा जाता था, कह कि एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में, एक घोड़ा जो था राजा की देखरेख में क्या किया जाता था, छोड़ दिया जाता था, स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने इसमें क्या होता था कि राजा जो था, ठीक ना, एक घोड़े, अब उसने क्या किया कि देखिए, एक यदि कोई जो है यदि किसी ने अपने घोड़े को छोड़ दिया, ठीक है, घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में क्या किया जाता था, छोड़ दिया जाता, और छोड़ने के बाद इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोक दिया। एक राजा होता था, अपने घोड़े को छोड़ दिया और लोगों की देखरेख में छोड़ दिया जाता कि हाँ ये राजा का क्या है, घोड़ा है, राजा साहब का घोड़ा है। राजा साहब का घोड़ा जो है स्वतंत्र होकर के क्या कर रहा है, पूरी तरह से विचरण कर रहा है, ठीक है, चौकड़ी मार रहा है, इधर उधर जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन यदि जिसके अंदर ताकत हुआ करती थी, यदि किसी राजा ने उस घोड़े को क्या कर दिया, रोक दिया, पहले वाले राजा के घोड़े को क्या कर दिया, रोक दिया, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता था, लड़ाई करनी पड़ती थी, राजा से क्या करनी पड़ती थी, लड़ाई। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा क्या था, शक्तिशाली था। यदि राजा ने नहीं रोका तो क्या होता था, राजा ने यदि नहीं रोका दूसरे राजा ने, तो घोड़ा जितनी दूर तक विचरण करता था, इससे पता चल जाता था कि वह पहला वाला राजा है जिसका घोड़ा विचरण कर रहा है, लंबे समय तक दूसरे राज्य में भी जाकर विचरण कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सबसे ताकतवर है और वह राजा बनने योग्य है। उसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था
और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता था। यदि कोई दूसरा राजा जितने ताकतवर राजा हुआ करते थे, और यदि उनका घोड़ा जितने राज्यों में घूमता था, जिन जिन राजाओं के क्षेत्रों में घूम जाता था, और राजा यदि नहीं रोकते थे, तो घोड़ा को विचरण कर जितने दूरी में विचरण करके आता था, और जितने राजा उनके बीच आते थे उन सबको बुलाया जाता था और क्या किया जाता था, यज्ञ कराया जाता था। और वह यज्ञ जो था एक विशेष स्पेशल टाइप जो थे प्रकांड विद्वान पुरोहित के द्वारा क्या किया जाता था, यज्ञ कराया जाता था। और इसके लिए उन्हें क्या किया जाता, उपहार दिए जाते थे, गिफ्ट से सम्मानित किए जाते थे। देखिए अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा क्या होता था, बहुत शक्तिशाली होता। मैंने पहले ही बता दिया है, बहुत शक्तिशाली होगा, जिसका घोड़ा को कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है। और क्या होता था कि यज्ञ में आमंत्रित किए सभी राजा क्या करते थे, जो ताकतवर राजा हुआ करता था उसके लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। देखिए, जो राजा सबसे शक्तिशाली होता था, अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था, और उस शक्तिशाली राजा को बाघ की खाल पर क्या किया जाता था, बैठाया जाता था, या राज सिंहासन या बाघ की खाल पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी जो था वो क्या होता था, उसका सहचर होता था। यज्ञ का अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था, ठीक ना। जब यज्ञ के अवसर जब होता है, जब यज्ञ कराए जाते थे, उस समय उसका सारथी जो हुआ करता था, अश्वमेध जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था, उस शक्तिशाली राजा का गुणगान कौन करता था, तो उसका सहचर सारथी किया करता था, ठीक ना। साथ ही साथ क्या होता था कि राजा के जितने भी सगे संबंधी हुआ करते थे, राजा के जितने भी सगे संबंधी होता था, उसकी रानी हो गई तथा उनके पुत्र हो गए, या कोई छोटे बड़े अनुष्ठान करने होते थे, ठीक है। उसके बाद मतलब जब यज्ञ हुआ करता था, उस समय राजा के घर के रानी, जो राजा की पत्नी हुआ करती थी, बेटे हुआ करते थे, वो यज्ञ में क्या करते थे, कुछ ना कुछ काम करते थे, छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। लेकिन जो अन्य बुलाए गए, आमंत्रित किए गए राजा हुआ करते थे, वो सिर्फ बैठकर क्या करते थे, टुकुर टुकुर देखते रहते थे कि ये पूरी प्रक्रिया हो क्या रही है, क्योंकि वो ताकतवर तो थे नहीं, राजा जैसा चाहता वैसा करता। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य अनुष्ठान भी करता था, ठीक है ना। अब पुरोहित जो था एकदम मंत्र पढ़ ले है, और राजा के ऊपर क्या कर रहा है, पवित्र जल का छिड़काव कर रहा है, और जो है विभिन्न प्रकार का अनुष्ठान किए जा रहा है, मतलब विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जो है उसके अपने माध्यम से कर रहा है। विष तथा वैश्य जैसे लोग को उपहार लाते थे। विष तथा वैश्य, मैंने बताया था, विष तथा वैश्य जो थे, मतलब जो विरोधी हुआ करते थे उनको विष या वैश्य कहा जाता था। वो क्या करते थे, उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, ठीक ना, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब पुरोहित क्या जाते थे, अपने पुरोहित क्या मानते थे, शूद्र मानते थे, और उनको क्या किया जाता था, कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि उनको क्या मानते थे, नीच मानते थे। अब देखते हैं हम इसमें क्या, अब इसमें हम क्या देखेंगे, वर्ण व्यवस्था देखेंगे। वर्ण क्या है, ठीक है ना। वर्ण देखिए, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। गंगा यमुना के क्षेत्र में जो है कई ग्रंथों की रचना की गई। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। मतलब ऋग्वेद तो जो क्या है, सबसे पुराना जो हमारी क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। उसके बाद जो भी ग्रंथ रचे गए उनको क्या कहा गया, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब देखिए, यदि कह दे कि ऐसे 4 ऑप्शन दे दे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और पूछ देखिए इसमें उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन नहीं है, तो क्या होगा, ऋग्वेद होगा। तो यहाँ पे दे दिया कि उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन कौन से आते हैं, ऋग्वेद को छोड़ करके जो बाकी 3 ग्रंथ है वह ऋग्वेद के उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई है, ठीक है ना। पुरोहित जो होते थे इनका क्या करते थे, उच्चारण करते थे, पढ़ते थे, अनुष्ठान करते थे, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते थे। सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला तथा, ठीक ना, जंगल में रहने वाले, ये सारे लोग जो हुआ करते थे। अब क्या है कि जहाँ कुछ पुरोहित, सभी पुरोहित जो थे शक्तिशाली नहीं हुआ करते, कुछ पुरोहित तथा कुछ योद्धा क्या थे, वैभवशाली थे।
वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। ये सारे लोग जो थे क्या क्या, शिल्पकार हुआ, पशुपालक हुआ, श्रमिक हुआ, मछली पकड़ने वाला हो गया, और शिकारी जो था या भोजन संग्राहक थे, मतलब भोजन को इकट्ठा करते थे, क्योंकि वो क्या होते थे, निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। अब देखिए, पुरोहित जो हुआ करते थे, जिनको राजा जो था, जो शक्तिशाली राजा था, ठीक है ना, बहुत ही मान जान करता था, अपना यज्ञ करवाता था, वही पुरोहित जो है लोगों के समूहों को कितने भागों में बांट दिया, 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। अब समझ में आ गया कि वर्ण की व्यवस्था कैसे मतलब बांटी गई, कि राजा जो था अश्वमेध यज्ञ करता था, अपने घोड़े को छोड़ दिया करता था, घोड़ा विचरण किया करता था। जिन राजाओं में जो है, यदि कोई राजा जो है उस घोड़े को नहीं रोकता था और जितनी दूरी तक विचरण करता था, राजा का राज्य उतना दूर तक हो जाया करता था। उसके बाद जो है अश्वमेध यज्ञ करता था, उसके बाद राजा जो है उन सभी राजाओं को बुलाता था, अनुष्ठान होता था, और सबसे शक्तिशाली पुरोहित जो था उनसे क्या करता था, यज्ञ करवाता था। घर के लोग अनुष्ठान करते थे, बाकी जो लोग थे क्या करते थे, वह जो है उसके लिए उपहार लाया करते थे, और बैठ कुछ बोलते नहीं थे, बल्कि सिर्फ बैठकर देखा करते थे। इस प्रकार से लोगों को 4 वर्गों में बांट दिया गया, ठीक है। उसके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। पहला वर्ण कौन सा था, ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, ठीक है। अब देखिए, जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो पहले से ही राजा के नज़दीकी हैं, ठीक है। तो जब राजा के नज़दीकी हैं और इन्हीं लोगों ने वर्णों को बांटा है, तो इनका काम क्या था, वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना था, क्योंकि राजा तो कर नहीं सकता। तो राजा जब नहीं कर सकता था तो इन पुरोहितों को रखा था, तो यही पुरोहित जो थे वेदों का क्या करते थे, अध्ययन और अध्यापन करते थे और यज्ञ करते थे, जिनके लिए इन्हें उपहार मिलता था। आज भी हमारे यहाँ ब्राह्मण क्या करता है, यदि कोई अनुष्ठान करता है, शादी विवाह करता है या कोई यज्ञ कराता है, तो उसमें क्या होता है, अधिक से अधिक जो है लोग क्या करते हैं, अपने घरों से, ठीक ना, उसको उपहार के रूप में पैसा देते हैं, धन देते हैं, ये सारी चीज़ें देते हैं। दूसरा स्थान जो था शासक का था, जिसको क्या कहा गया है, क्षत्रिय कहा गया। क्या कहा गया, क्षत्रिय का कहा गया। तो दूसरा स्थान जो था शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा गया। तो क्षत्रिय कौन थे, जो शासक हुआ करते थे। 1 नंबर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्या है, क्षत्रिय। अब क्षत्रिय का काम क्या था, युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, तथा तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इनमें वैश्य में कौन कौन आते थे, कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय और वैश्य जो दोनों थे, वैश्य में कौन थे, पशुपालक थे, कृषक थे और व्यापारी लोग थे। इनको क्या था, ये भी यज्ञ करा सकते थे, क्षत्रिय भी यज्ञ करा सकता था। उसके बाद जो है वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। कौन था, शूद्रों का था। इनका काम क्या था, 3 वर्णों की सेवा करना था। शूद्रों का कार्य क्या था, जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है और व्यापारी, कृषक, पशुपालक, इन सब की क्या करना है, सेवा करना था शूद्रों का काम। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। अब देखिए कैसे वर्ण को विभाजित किया गया है और कैसे जो है पुरोहितों ने इन वर्णों को बांटा है समाज में। उसके बाद जो थे औरत को भी शूद्रों के समान माना गया। औरत को भी क्या माना गया, नीच माना गया, ठीक है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन अधिकार नहीं था। मतलब बताया गया कि महिलाएं भी क्या है, अछूती हैं, अछूती और अछूत है, इनको जो है वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं है, जैसे शूद्रों का अधिकार नहीं था। क्योंकि उस समय माना यह जाता था कि जब महिलाएं अशुद्ध हैं, ठीक है, लेकिन आज की तारीख से देखा जाए कि यदि महिलाएं यदि अछूत हैं, यदि वह शुद्ध नहीं है, तो उनसे उत्पन्न होने वाला बच्चा, उनसे उत्पन्न होने वाला पुरोहित, उनसे उत्पन्न होने वाला क्षत्रिय जो है, या उनसे उत्पन्न होने वाला जो इंसान है, लड़का जो है, वह कैसे शुद्ध हो जाया करता था। लेकिन एनीवे देखिए, महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों करने का अध्ययन अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जैसे आमतौर पर ब्राह्मण, माता पिता के संतान ब्राह्मण ही होती थी। मतलब यदि ब्राह्मण है और यदि उससे संतान उत्पन्न हुई है तो क्या है, ब्राह्मण है। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार थे, शिकारी थे, तब भोजन संग्राहक भी शामिल थे। साथ ही उनमें वे लोग आते थे जो शवों को दफनाने, जलाने का काम करते थे। इनको भी क्या माना गया, अछूता माना गया है, ठीक है। इन लोगों को संपर्क में आने से अपवित्र माना जाता था। यदि कोई इन लोगों के संपर्क में आ जाता था, कोई भी व्यक्ति जो है वह उसको क्या मान लिया जाता था, अपवित्र मान लिया जाता था। अर्थात उसको विभिन्न प्रकार का अनुष्ठान करने पड़ते थे, फिर जो होता था उसको पवित्र किया जाता था या पवित्र माना जाता था। उसके बाद कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। ऐसे भी समाज में ऐसे भी लोग थे जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जो वर्ण व्यवस्था थी, इसको स्वीकार नहीं किए कि भाई हम कैसे स्वीकार कर लें, कैसे अपने आप को अछूत मान दें, कैसे किसी को शूद्र मान दें, ठीक है ना। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। अब राजा भी जो थे
वह क्या मानते थे, पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। अब उनका मानना था कि हम जन्म के आधार पर कैसे मान ले, हो सकता है कि ब्राह्मण का लड़का, हो सकता है कि क्षत्रिय का लड़का, हो सकता है कि जो वैश्य का लड़का जो है वो पढ़ लिख कर महान बन जाए। तो हम एक अनपढ़ को, एक जिसको कुछ नहीं आता, जिसको वेद का अध्ययन नहीं करने आता, हम उसको श्रेष्ठ कैसे मान लें। इसलिए जो है लोगों ने क्या किया कि कुछ वर्ण का निर्धारण सही नहीं माना जो जन्म से था। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। लोगों का कहना था कि लोग जो है कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम जो है उनके कार्यों से उनका भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उनके बीच जो है बंटवारा नहीं होना चाहिए। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। लोगों का कहना ये था कि जो पढ़े लिखे, जो लोग जो है पढ़ लिख करके आगे बढ़े, जो वेदों का अध्ययन कर ले, जो धार्मिक ग्रंथों को अध्ययन कर ले, वह जो है सभी प्रकार के अनुष्ठान करा सकते हैं। इस प्रकार से इनमें हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन पुरोहित कहते थे कि नहीं, क्या करते थे, वे वर्ण व्यवस्था को बांट दे, क्योंकि उनको कोई टाल नहीं सकता था, क्योंकि उनके ऊपर क्या था, राजा का हाथ हुआ करता था। मान के चलिए कि यदि प्रेजेंट टाइम में जिसके ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ हो, वह उसको कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति का हाथ हो उसको कौन हटा सकता है, या कौन उसको कुछ बिगाड़ सकता है। वैसे ही जब पुरोहितों के ऊपर राजाओं का हाथ हुआ करता था, तो राजा जो पुरोहित मन का चाहता था वो करते थे। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी सीमित था। अब आते हैं हम जनपद। जनपद क्या होता था, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राज्य, ठीक है ना, राज्य पढ़ रहे हैं, गणराज्य पढ़ रहे हैं और राजा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जनपद। जनपद कैसे हो गए, देखिए, महायज्ञों को कराने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों का राजा माना जाने लगा। जन का राजा, लोगों का राजा ना होकर के जनपद, मतलब एक विशेष क्षेत्र का, एक विशेष एरिया का वो क्या माना जाने लगा, राजा माना जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता था। जनपद, जन मतलब लोग, और पद मतलब बसने की, तो जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है, लोगों की बसने का जगह होता था। कुछ महत्वपूर्ण जनपद यहाँ पर दिखाई देखेंगे हम लोग। पुरातत्वविदों ने जनपद की कई बस्तियों की खुदाई की। पुरातत्वविद जो थे उन्होंने क्या किया, कई जनपदों की खुदाई किया, उसके बारे में जानने की कोशिश की। जैसे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, और एटा के पास क्या है, अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। जो पुरातत्वविदों ने, ठीक ना, खुदाई किया, वह कहाँ कहाँ किए, दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। अब देखिए, उन पुरातत्वविदों ने जब खुदाई किया होगा तो कुछ ना कुछ हमें क्या, कुछ ना कुछ उनको क्या होगा, जानकारियाँ मिली होगी। तो जानकारियाँ क्या क्या मिली, खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। कैसे रहते थे, झोपड़ियों में रहा करते थे। जो जनपद हुआ करता था, लोगों को बसने की जो जगह थी, लोगों का निवास स्थान था, वह झोपड़ी हुआ करता था। मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। जो मिट्टी का बर्तन बनाते थे लोग, वो किस कलर के होते थे, तो धूसर होते थे, और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना गया। मतलब अब चित्रित धूसर पात्र क्या है, तो एक विशेष प्रकार का पात्र हुआ करता था जो धूसर और कुछ लाल रंग के पात्रों से अलग हुआ करता था। अब देखिए, इसमें क्या है, स्पष्ट कर बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। चित्रित धूसर पात्र क्या है, तो हम कह देंगे कि एक विशेष प्रकार की चित्रित की गई पात्र है, ठीक है ना, जिस पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की गई थी। अब हम पढ़ने वाले महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा गया। महाजनपद क्या है, तो जो जनपद बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए, बहुत राजा हाईलाइटेड कर दिए गए, बहुत जो ताकतवर हो गए, तो उनको क्या कहा गया, महाजनपद कहा गया, ठीक है ना। और हम देखेंगे महाजनपद कौन कौन से। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी एक राजधानी होती थी, और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अतः चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर, ऊंची दीवारें बनाई गई थी। जो राजधानी हो जाती थी, जो ताकतवर महाजनपद हो जाता था, उस महाजनपद की एक राजधानी बनाई जाती थी, और उस राजधानी के चारों तरफ लकड़ी, ईंट, पत्थर से क्या की क्या जाती थी, ऊंची ऊंची दीवारें बना दी जाती थी। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से महाजनपद है। 4 महाजनपदों को दिखाया गया मानचित्र में। अब देखते हैं कुछ जो महाजनपद दिए गए हैं, कौन कौन से जनपद, महाजनपद और नगर हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, तक्षशिला है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के बाद आते हैं क्या है, वैशाली, मगध, उज्जैन। ये सब क्या थे, बड़े बड़े महाजनपद हुआ करते थे।
अब देखिए जो राजधानी हुआ करती थी उन राजधानियों पर किलेबंदी करने की क्या आवश्यकता थी। तो ऐसा लगता है कि लोगों ने राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया होगा। कहीं ना कहीं हम चारदीवारी या बाउंड्री करते हैं तो किसकी वजह से करते हैं, कहीं जानवर ना आ जाए, कोई आक्रमण न कर दे, कोई चोर न कर दे, ठीक ना। तो इस सारी चीज़ों से जो है हम क्या करते थे, अपनी बाउंड्री करते। वैसे राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं किलेबंदी करा लिया करते थे। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल विशाल ऊंची और प्रभावशाली दीवारी खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों में उस क्षेत्र का नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था, क्योंकि उस किले से भाग नहीं सकते थे। कुछ किले के अंदर गलत कर नहीं सकते थे, क्योंकि राजा का क्या होता था, खौफ हुआ करता था, डर हुआ करता था। विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं कि किसी तरह से दीवार को बना दिया जाता था, क्योंकि एक विशेष प्रकार से जो है उसको बनाया जाता था कि यदि कोई बाहरी राजा जो है आक्रमण करे तो उसको आसानी से तोड़ न पाए। इसमें लाखों संख्या में ईंटें तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों के लिए अथक परिश्रम किया होगा, ठीक ना। क्योंकि जब लाखों ईंटों का प्रयोग किया जाता था तो उसमें जो परिश्रम हुआ करते थे, जो मेहनत करने वाले पुरुष स्त्री बच्चे हुआ करते होंगे, वो कितने कठिन मेहनत करते होंगे, इस बात को अंदाजा लगाया जा सकता है। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, कर के बारे में, टैक्स कैसे होता था। देखिए टैक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और अपनी बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। क्योंकि अब कर तो लेना पड़ेगा, टैक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि एक राजा जो है यदि लोगों की सुरक्षा के लिए क्या करता है, सिपाहियों को रखता है, किलेबंदी कराता है, उनकी प्रोटेक्शन देता है, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, हमसे कुछ जो है टैक्स के रूप में लेगा। अब देखिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी, अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलने लगे। क्योंकि जो राजा का बहुत विशाल क्षेत्र हुआ करता था, जो यज्ञ कराया करता था, और उस यज्ञ के अंतर्गत जो राजा महाराजा या कुछ विशेष व्यापारी, कृषक पशुपालक हुआ करते थे, वह जब समय समय पर राजा से मिलने आते थे तो वह क्या लाते थे, अपने साथ उपहार लाते थे। और उपहार में बहुत सारे धन लाते होंगे, अनाज लाते होंगे, पैसे लाते होंगे, सिक्के लाते होंगे, ये सारी चीज़ें लाते होंगे। तो कहीं ना कहीं उस समय राजा का तो काम चल जाया करता था। लेकिन जब राजा जो है किलेबंदी करा दिया, घेराबंदी करा दिया, लोगों को प्रोटेक्शन देना लगा, तो कहीं ना कहीं राजा को लगा कि जो मैं सैनिक रख रहा हूँ इन लोगों की सुरक्षा के लिए, वह कहीं से कहीं क्या करना होगा, हमें पैसा देना होगा। अब उपहारों पर निर्भर नहीं रहना होगा, क्योंकि उपहारों पर निर्भर रहने लगेंगे तो यह सैनिक जो है इनको हम पैसे नहीं दे पाएंगे, वेतन नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो है राजा ने सोचा कि हमें क्या करना होगा, कम से कम सभी लोगों से पैसा वसूलना होगा एक निर्धारित समय पर। तो वह कर वसूलने लगे। अब कर कैसे वसूला गया, आइए देखते हैं। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। अधिकांश लोग क्या थे, कृषक थे, इसलिए फसल पर क्या लगा दिया गया, कर। और फसल का कर कैसे लगाया गया कि प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। अब कैसे लिया गया, जैसे यदि मान लीजिए कि 6 बोरी अनाज, यदि 6 बोरी अनाज जो है यदि कृषक लेता है तो 1 बोरी किसका होता था, राजा का हुआ करता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से राजा टैक्स लगा दिया गया। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के ऊपर चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। अब जो था, क्योंकि ये जानते थे कि ये तो फसल दे नहीं सकते, तो इनके पास क्या था, बुनकर होते थे, लोहार सुनार होते थे। तो राजा इनके ऊपर टैक्स कैसे लगाया, तो राजा ने टैक्स इस प्रकार से लगाया कि तुम क्या करोगे, श्रम करोगे, हमारे यहाँ मेहनत करोगे, हमारे यहाँ काम करोगे, और महीने में 1 दिन हमारे यहाँ क्या करोगे, काम करोगे। पशुपालकों को जानवर या उत्पाद के रूप में क्या करता था, उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। यदि पशुपालक थे या जानवर हुआ करते थे, उनसे जो उत्पादन होता था, जैसे दूध हो गया, घी हो गया या अन्य चीज़ें जो होगी, उस रूप में कर लेता था राजा, ठीक है, पशुपालक। उसके बाद टैक्स जो है व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी देना पड़ता था। आखेटकों, जो शिकारी हुआ करते थे, जो संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। जंगल से जो प्राप्त हो जाता था राजा को, जैसे लकड़ी हो गए, फल फूल हो गए, कंदमूल, ये सारी चीज़ें जो है राजा को क्या करना पड़ता था, देना पड़ता था कर। किस प्रकार से कर लगाया गया आपने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कृषि में परिवर्तन। अब देखिए जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे कृषि के क्षेत्र में क्या हो गए, बड़े परिवर्तन हुए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। पहले क्या थे, हल के जो फाल मैंने पढ़ाया था, हड़प्पा नगर के अंतर्गत जो मैंने पढ़ाया था कि हल के जो फाल हुआ करते थे वो पत्थर के हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे, पत्थर के हुआ करते थे। लेकिन वो हल का साक्ष्य नहीं मिला था, बल्कि उस प्रकार से जो है क्या मिले थे, खिलौने मिले थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रहा है। और एक फाल से आसानी तक जोता जा सकता था। जब हम खेत को
आसानी से जोत सकते हैं, खेत को कुछ गहराइयों तक जोत सकते हैं, जो उसकी फर्टाइल क्षमता है, जो उर्वरक क्षमता है खेत की, जब उसमें बीज डालेंगे तो अनाज क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उपज होगा। तो इसमें फसलों की उपज क्या हो गई, बढ़ गई। लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया और खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर रोपण शुरू किया गया, ठीक ना। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रहने लगे, क्योंकि पहले क्या होते थे, मर जाया करते, धान का छिड़काव कर दिए, जो है कुछ सड़ गया, कुछ नुकसान हो गया। अब क्या करते थे कि जब लोहे के फाल का यूज़ किया जाने लगा तो अच्छी तरह से खेतों की जुताई की जाने लगी, और खेतों की जुताई बीज के जगह पर पहले बीज बोते थे, फिर उसका जो है पौधे उगाते थे, फिर उसको रोपते थे। इस प्रकार से जो है उन सभी पौधों को मरने की, सूखने की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई, और पैदावार भी क्या हो गई, बढ़ गई। कमरतोड़ परिश्रम लगता था और काम ज़्यादातर दास दासी और भूमिहीन खेतिहर मजदूर काम करते थे। आइए अब कुछ सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। जैसे पहला क्या है, मगध। मगध में देखते हैं, लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। क्या बन गया, सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली जो है मगध क्या हो गया था, जनपद बन गया था। गंगा और सोन नदी जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। गंगा और सोन नदी कहाँ से होकर बहती थी, मगध से होकर के बहती थी। सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था, मगध था। अब कैसे, यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध का एक हिस्सा क्या था, जंगलों से भरा हुआ था और जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लाया जाता था। देखिए कैसे हो गया, क्योंकि एक बड़ा सा जंगल है और जंगलों में क्या होते थे, शिकारी हुआ करते थे। अब उनसे क्या हुआ, हाथियों को पकड़वाया जाता था। हाथियों को पकड़वाने के बाद क्या कहता था, धीरे धीरे प्रशिक्षित किया जाता था, और प्रशिक्षित करने के बाद जो है वह अपनी विरोधियों से लड़ने के लिए क्या करते थे, हाथियों को रखते थे और प्रशिक्षण करते थे। उसके बाद क्या है, देखिए यही नहीं था कि सिर्फ हाथी ही, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने की लकड़ी भी मिलती थी। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास रहती है तो हम उसको क्या करते हैं, नई नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से मगध में क्या होता था, एक बहुत बड़ा जंगल था, और जो जंगल होने की वजह से क्या करते थे, गाड़ी रथ बनाने के लिए भी प्रयोग करते थे। इनके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए बहुत सारी उपयोगी थी। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक, कौन कौन था मगध का, एक शक्तिशाली शासक बिंबिसार और दूसरा क्या था, अजात शत्रु था। अजात शत्रु, जिसमें का नाम है अजात शत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र एक उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी तक फैला लिया था। देखिए तो मगध में, यदि मगध की बात करें तो मगध के दो शक्तिशाली राजा कौन कौन थे, एक बिंबिसार था और दूसरा क्या था, अजात शत्रु था। क्यों ये शक्तिशाली थे, क्योंकि यह मगध को छोड़ करके अन्य क्षेत्र को भी क्या करना चाहते थे, जीतना चाहते थे। मगध जनपद को छोड़ करके अन्य जनपदों में भी अपना ताकत आजमाना चाहते थे और अपना शासक और अपनी धौफ जो है जमाना चाहते थे, ठीक ना। अब आते हैं फिर बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर, ठीक ना। राजगीर में क्या है, अभी जानते हैं शीशा का पुल बना हुआ है, ठीक है। वहाँ जाने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले ही टिकट बुक करना पड़ता है उस पुल पर घूमने के लिए। साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपका उसके आगे जो है 12 से 14 किलोमीटर आगे क्या पड़ता है, नालंदा भी पड़ता है, ठीक ना, जो खंडहर है जिसको जला दिया गया था। तो ये ध्यान रखना है। तो बिहार में राजगिरी, जिसको राजगीर कहा गया है, ठीक ना, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध की राजधानी कौन थी, राजगिरी, जिसको क्या कहते हैं, राजगीर कहते हैं। बाद में पाटलिपुत्र, आज पटना को राजधानी बनाया गया। बाद में किसको बनाया गया है, पटना को राजधानी बनाया गया। पाटलिपुत्र और पटना को राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है कि मैसिडोनिया का राजा सिकंदर, मैसिडोनिया का राजा कौन था, सिकंदर था, जो विश्व विजय करना चाहता था। और सिकंदर जो था, इसका 326 ईसा पूर्व जो है इसका क्या होता है, जन्म होता है, ठीक ना। और यह जो है पूरा विश्व विजेता बनना चाहता था। लेकिन सिकंदर जो था पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया कुछ राजाओं को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। ब्यास नदी जो है हमारी जानते हैं चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, जो सिंधु की क्या है, सहायक नदियां हैं, तो वो ब्यास नदी के पास तक क्या हो गया था, पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उस सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासक के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी क्या है, ताकत है। देखिए जो विश्व विजेता तो करना चाहता था, वह मिस्र तक जीत चुका था,
लेकिन जब भारत में आया, वह ब्यास नदी के पास जैसे ही पहुंचता है, मतलब हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर वाले एरिया में पहुंचा, ठीक ना, लद्दाख वाले एरिया में पहुंचा, तो उसकी सेना जो थी क्या थी, वहां पहुंचने से आगे भारत में प्रवेश करने से मना कर दी कि साहब जो है हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत के पास क्या है, जल थल, ठीक ना, मतलब पैदल, रथ और हाथियों वाली क्या है, सेना है, हम उससे लड़ नहीं सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा कि बिहार में कई सालों तक मगध की राजधानी कौन थी, राजगीर थी। उसके बाद आते हैं कि बाद में किसको बनाया गया था मगध की राजधानी, पाटलिपुत्र को बनाया गया, जिसको आज पटना के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देते हैं हम वज्जी। जैसे आपने पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसी के नज़दीक की वज्जी राज्य था, क्या था, मगध के आसपास का हिस्सा जो था क्या था, वज्जी था, जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली, बिहार। वज्जी की राजधानी कहाँ थी, वैशाली, जिसको क्या कहा गया, बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे, एक अलग प्रकार की व्यवस्था हुआ करती थी जिसे गण या संघ कहते थे। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, गण या संघ किस हिस्से में था, तो वज्जी वाले हिस्से में था। वज्जी की राजधानी क्या थी, तो वैशाली थी, बिहार, ठीक है ना। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूहों के लिए किया जाता था, तो संघ जो था संगठन या सभा के लिए किया जाता था। गणीय संघ में कई शासक होते थे, गणीय संघ में क्या होते थे, कई शासक होते थे। कभी कभी लोग जो था एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, कई लोग मिलकर के शासन करते थे, और उन सभी लोगों को क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। अब ये जो राजा होते थे, जो भी अनुष्ठान होता था वह एक साथ क्या करते थे, संपन्न करते थे मिल करके, ठीक है ना। दूसरी घटना क्या है कि साथ मिलकर घटनाओं को अंजाम देते थे। कोई भी घटना होती थी, कोई इसी प्रकार का आक्रमण होता था, मिलकर उस पर चर्चा करते थे। स्त्री दास कमकार सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। जो वज्जी क्षेत्र था उसकी राजधानी क्या थी, वैशाली, बिहार, ठीक ना। उसमें राजा जो थे, कई राजा हुआ करते थे। गण और संघ शब्द जो है इसमें था, वज्जी वाले हिस्से में। महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों गण या संघ में संबंधित है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बौद्ध साहित्य में, किस साहित्य में, बौद्ध साहित्य में। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय क्या है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। अब क्वेश्चन ये रहता है कि दीर्घ निकाय का संबंध किस धर्म से है या किस ग्रंथ से है, तो बौद्ध ग्रंथ से है, न कि जैन ग्रंथ से, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। मतलब प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ जो दीर्घ निकाय है वह 2300 साल पहले लिखा गया था। अब हम देखेंगे अजात शत्रु और वज्जी संघ में क्या संबंध है, किस प्रकार से है, एक दूसरे को रिलेट किया गया है। अजातशत्रु वज्जी संघ का आक्रमण करना चाहते थे। अजातशत्रु जो थे वज्जी संघ पर क्या करना चाहते थे, आक्रमण करना चाहते थे। अजातशत्रु कौन था, तो यह जो था मगध, मतलब बिंबिसार और अजातशत्रु जो थे मगध जनपद के सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। तो ये वज्जी संघ पर क्या करना चाहते थे, आक्रमण करना चाहते थे, क्योंकि जो था यह वज्जी जो है वो मगध के हिस्से, मगध वाले क्षेत्र में भी आता था। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार, अजातशत्रु का मंत्री कौन था, वस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है, उनमें से सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण रूप और नियमित सभा करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहें। जब गौतम बुद्ध के पास भेजा जाता है कि क्या हम उस पर चढ़ाई कर दें, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि यदि हम यह पहले देखना चाहेंगे कि क्या जो वज्जी संघ के लोग हैं क्या लगातार सभाएं करते रहे हैं, आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, क्या पारंपरिक नियमों का पालन कर रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो वह तब तक उन्नति करते रहेंगे। बातें क्या थी, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उनको बंधक नहीं बनाएंगे, ठीक है। शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे। ये सारी बातें जो थी बताई गई। कई शक्तिशाली राजा संघों को जीतना चाहते थे, इनके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। अब देखिए इस पाठ से हम कुछ अन्य चीज़ें भी जान लेते हैं। अन्य चीज़ें क्या है, 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। देखिए प्रजातंत्र या गणतंत्र कहाँ से निकला, तो एथेंस निवासी जो थे वह क्या करते थे, लोगों के ऊपर शासन व्यवस्था करते थे, और वही शासन व्यवस्था को प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। 2500 साल पहले एथेंस में गणतंत्र और राजतंत्र की व्यवस्था जो है, गणतंत्र या प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था जो थी लागू की गई थी, उसे
प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा गया। और यह लगभग कितने सालों तक चली थी? 200 साल तक। 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, जो गुलाम नहीं हुआ करते थे। 30 साल के ऊपर जितने भी लोग थे उनको क्या थी? नागरिकता प्राप्त थी। वहाँ एक सभा थी और महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे। उसके बाद क्या है कि शासन कई पदों पर नियुक्ति लॉटरियों द्वारा निकाली जाती है। शासन के द्वारा कई पद पर जो है नियुक्ति निकाली जाती थी काम करने के लिए, वो कैसे निकाली जाती थी? लॉटरी के माध्यम से निकाली जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था और साथ ही साथ व्यापारी तथा शिल्पकारों के रूप में जो काम करते थे लोग, उनको भी जो है क्या मिलता था? उनको भी जो है नागरिकता नहीं मिलती थी। साथ ही साथ जो है व्यापारी शिल्पकार, उनको भी नागरिकता नहीं मिलती। विदेशी भी लोग थे, वो भी काम कर रहे थे, उनको भी अधिकार नहीं मिले थे नागरिकता। साथ ही साथ खेत खदान, ठीक ना, खेत खदानों और दास जो थे वो भी काम करने वाले थे, उनको भी जो है क्या हुई थी? एथेंस में नागरिकता नहीं मिली थी। तो हमने देखा कि प्रजातंत्र या गणतंत्र शब्द जो है कहाँ से निकला है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। तो एथेंस में शासन व्यवस्था थी और यह जो है वहाँ पे किसको नागरिकता मिलती? तो 30 साल के ऊपर जो लोग हुआ करते थे उनको नागरिकता मिलती थी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह क्लास जो होगी बहुत ही हेल्पफुल होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह क्लास आपको कैसी लगी।